Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. हम जब जहाँ होंगे न जाने कहाँ होंगे, जहाँ होंगे फरियाद करेंगे, लोग हमें याद करेंगे, लोग हमें याद करेंगे। ये अभी आप टून सुन रहे थे। तो आप कब जहाँ होंगे, कहाँ होंगे, कब होंगे, बस हम इतना ही कहेंगे कि 2025 में आप टीजीटी पीजीटी शिक्षक बनकर रहें, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और लोग जब भी याद करेंगे जब कुछ आप अच्छा करके दिखाएंगे। समय आपको मिल रहा है, उस समय का सदुपयोग कीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। 2025 में अच्छे शिक्षक के रूप में अपने आप को दर्शाइए। आइए आज का पार्ट 2 टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड इंग्लिश ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे गाइस। हमने पीछे इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया है और इससे पहले 100 क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज में 31 पार्ट हमने अपलोड किए हैं अब तक, जिसमें शेक्सपियर कवर किया गया है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और आपके लिटरेरी टर्म्स ऑफ फॉर्म्स भी कवर किए जा चुके हैं। लेकिन ये आज सेकंड पार्ट ग्लोसरी का है, इसमें 2 पार्ट लगभग और हम रखेंगे, जिससे ग्लोसरी लिटरेरी टर्म्स की आपकी पूरी हो जाएगी, जिनमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ऐसे हमारा अनुमान है। आइए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सेशन। फ्रेंड्स, शिकायत कहती है कि आप चैनल सब्सक्राइब भी किया है, शायद कुछ लोग देखते नहीं किया है, कोई बात नहीं, लेकिन लाइक कमेंट जरूर करें, कमेंट करने से शक्ति मिलती है। आइए शुरू करते हैं पार्ट 2 आज का दमदार धमाकेदार सेशन। फर्स्ट हमने लिया है डेनोटेशन। डेनोटेशन क्या होता है? लिखा है द प्रेसाइज लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड विदाउट इमोशनल एसोसिएशंस और ओवरटोन्स। डेनोटेशन का मतलब दिया है कि किसी शब्द का सटीक अर्थ, शाब्दिक अर्थ या बिना किसी भावनात्मक जुड़ाव या ओवरटोन के, मतलब किसी शब्द का सीधा सीधा हम अर्थ निकाल देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? डेनोटेशन। नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारा लिटरेरी टर्म्स में डिनामेंट। डिनामेंट जिसे अगर हिंदी में कहें तो कंक्लूजन या उपसंहार भी कह सकते हैं। द फाइनल अनरेवलिंग और आउटकम ऑफ द प्लॉट इन ड्रामा और फिक्शन ड्यूरिंग विच द कॉम्प्लिकेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द प्लॉट आर रिजॉल्व्ड। देख रहे हैं गाइस कि जो कोई नाटक होता है या कोई कथा साहित्य होता है, जिसमें कथानक का अंतिम जो खुलासा होता है या परिणाम कह सकते हैं, जिसके दौरान कथानक की जो भी जटिलताएं आई हैं उनको और संघर्षों का समाधान किया जाता है, उसे डिनामेंट कहते हैं। जैसे कोई ड्रामा होता है और एंड में जाकर के उसका रियल, जैसे हम फिल्म देखते हैं तो एंड में जाकर के हकीकत हमें मालूम पड़ती है, और उपसंहार के रूप में मान लीजिए जिसे डिनोटेशन कहते हैं, तो उसकी समरी जैसी लगती है कि फला इतना था, तो फाइनल रिजल्ट उसका आता है, वो हमारा डिनोमेंट कहता है। नेक्स्ट वर्ड है छोटा सा है डिक्शन। डिक्शन का मतलब है वर्ड चॉइस, शब्द चयन, अर्थात किसी शब्द का चयन करना डिक्शन कहलाता है। अगला वर्ड दिया एंजाममेंट। एंजाममेंट आप देख रहे हैं क्या होता है? द केयरिंग ऑफ सेंस एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन अ पोयम बियॉन्ड द एंड ऑफ वन लाइन, कपलेट और स्टेंजा एंड इनटू द नेक्स्ट। समझ में रहे होंगे कि एंजाममेंट क्या होता है? किसी कविता में अर्थ और उसका व्याकरणिक संरचना की एक पंक्ति दोहे या छंद के अंत से आगे ले जाकर अगले में ले जाना, मतलब कोई भी है उसका व्याकरण अर्थ या छंद और उसको थोड़ा आगे को ले जाना, एक कपलेट या दूसरे में कुछ मिलान करना, एक दूसरे के जो है अग्र कार्रवाई के लिए एंजाममेंट कहें। अगला पॉइंट दिया एपिग्राम। बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट वर्ड है एपिग्राम।
एपिग्राम या एपिग्राम क्या कहते हैं? एनी बिटी पॉइंटेड सेइंग originally an epigram meant an inscription or epitaph usually in verse on a tomb। कहा जा रहा है कि कोई भी मजाकिया या कोई पॉइंटेड सेइंग एक चुभने वाली बात हो, मूल रूप से मुख्य रूप से एपिग्राम का मतलब होता है था कब्र पर एक शिलालेख या आमतौर पर कविता में लिखा हुआ एपिटेफ, ये माना जाता था। लेकिन इसको क्या कहा है? लेटर इट केम टू मीन ए शॉर्ट पोएम, और बाद में से एक छोटी कविता के रूप में लिया गया। दैट कंप्रेस्ड मीनिंग, जो मीनिंग को कंप्रेस करती है, छोटा करती है, एंड एक्सप्रेशन और अभिव्यक्ति इन द मैनर ऑफ एन इंस्क्रिप्शन, इन द मैनर ऑफ एन इंस्क्रिप्शन। मतलब पहले तो ये माना गया था कि जैसे कोई मजाकिया है या नुकीली बात है जो मजाकी लहजे में चुभने वाली बात हो, वो मूल रूप से एपिग्राम का मतलब हुआ करता था कि कब्र पर एक शिलालेख या आमतौर पर कविता में लिखा हुआ कोई एपिटेफ। लेकिन बाद में इसका मतलब ये रहा कि एक छोटी कविता हो गया जो एक शिलालेख के तरीके से अर्थ और अभिव्यक्ति को संक्षिप्त करती है। मतलब उसे एक छोटी कविता जिसमें शिलालेख के भांति बनाई गई, तो उसके लिए हम एपिग्राम बोलते हैं। अब एपिग्राफ क्या होता है? एपिग्राफ या एपिग्राफ, इसका क्या मतलब निकल रहा है, देख लीजिए क्या होता है। ए मोटो और क्वोटेशन दैट अपीयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ ए बुक, प्ले, चैप्टर और पोयम। अब मोटो, मोटो आप समझते हैं, एक छोटा सा, देखा जाए तो एक उद्धरण या आदर्श वाक्य से कहते हैं जो किसी पुस्तक, नाटक, अध्याय या कविता की शुरुआत में दिखाई देता है। जैसे आदर्श वाक्य बहुत से किसी कार्य के लिए एक वाक्य बन जाता है, कोई भी चीज़ मान लो, सपोज दैट जैसे सत्यमेव जयते। और स्काउट की बात करें तो स्काउट में थोड़ा रुचि हम रखते हैं, तो स्काउट में दिया होता है बी रेडी, तैयार रहो। ये आदर्श वाक्य है। इसी तरह से ए मोटो और कोटेशन किसी कविता का, चैप्टर का, पोएम का शुरू में दिया होता है कि उसका मेन मकसद क्या है, उसे एपिग्राफ कहते हैं। और देखिए आगे, अकेजनली एन एपिग्राफ शोज द सोर्स फॉर द टाइटल ऑफ ए वर्क। और कहा गया कि कभी कभी जो एपिग्राफ है किसी काम के शीर्षक का स्रोत बताता है। कोई शीर्षक है, टाइटल है, तो उसके काम आखिर क्या, किससे संबंधित है। बिकॉज द एपिग्राफ यूजुअली रिलेट्स टू द थीम ऑफ ए पीस ऑफ लिटरेचर। और क्या होता है, क्योंकि जो है एपिग्राफ खास तौर पर साहित्य के किसी पीस या किसी टुकड़े के विषय से संबंधित होता है। इट कैन गिव द रीडर इंसाइट इनटू द वर्क। और ये क्या होता है, पाठक को काम के बारे में जानकारी दे सकता है। अब आप समझ गए होंगे, मतलब उसके कोई टाइटल वाक्य होता है, या आप इतना समझिए, ए मोटो और कोटेशन दैट अपीयर्स बिगिनिंग ऑफ ए बुक। इतनी लाइन आप समझ जाएंगे कि किसी बुक के टाइटल को समझाने के लिए कि आखिर उसमें क्या काम होने वाला है। तो एक तरह का मतलब उद्धरण, सेंटेंस या वाक्य कह सकते हैं, तो उसके लिए एपिग्राफ कहा जाता है। अब देखिए एपिटेफ। एपिटेफ क्या होता है, बहुत आया हुआ है ये। एपिटेफ क्या होता है गाइस? द इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब स्टोन और मोन्यूमेंट इन मेमोरी ऑफ द पर्सन और पीपल वरीड देयर। मतलब जैसे कोई व्यक्ति दफनाया गया है और उसका एक मोन्यूमेंट, स्मारक बना दिया जाता है, और उस पर कोई चीज, टॉम्ब स्टोन, उसकी कब्र पर क्या होता है, कुछ चीज लिखी होती हैं। क्या होती हैं? लिखी होती हैं। व्यक्ति या लोग किसी याद में उसमें कुछ शिलालेख पर लिखा होता है।
एपिटैफ आल्सो रेफर्स टू ए ब्रीफ लिटरेरी पीस दैट सम्स अप द लाइफ ऑफ ए डेड पर्सन। तो उसमें कभी कभी किसी व्यक्ति की कुछ छोटी सी उसकी मार्मिक कहानी, साहित्य की चीज़ें उसके ऊपर लिखी होती हैं, उसके कारनामे क्या थे, बिहेवियर क्या था, तो मृत व्यक्ति के जीवन का थोड़ा सा उसमें सारांश भी छिपा होता है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी मृत व्यक्ति के जो स्मारक बनाया जाता है, टोम स्टोन होता है, उस पर कुछ इंस्क्रिप्शन होता, लिखा होता, शिलालेख पर लिखा होता है, और उस व्यक्ति के बारे में छोटी मोटी कुछ उसका साहित्यिक विवरण दिया होता है, और उसकी कुछ उपलब्धि सारांश रूप दी, उसको इपीटेफ कहते हैं। यूफोनी, यूफोनी क्या होता है? अ सक्सेशन ऑफ स्वीटली मेलोडियस साउंड्स, मधुर मधुर ध्वनि का एक क्रम, सुंदर सुनने जो कि हमारे कानों को अच्छा लगे, वो यूफोनी कहलाता है। या द अपोजिट ऑफ कैकोफोनी, जो कैकोफोनी का अपोजिट होता है, विपरीत होता है। कैकोफोनी मतलब होता है जो हमारे कानों को चुभने वाली बात हो, कर्कश चीज हो, वो कैकोफोनी। और ईफोफोनी जो हमारे कानों को, हमारे मन को, भाव को आवाज आ रही किसी प्रकार की सुंदर मधुर एक ध्वनि। द टर्म इज अप्लाइड टू स्मूथली फ्लोइंग पोइट्री और प्रोज। मतलब खास तौर से जो टर्म यूफोनी का यूज होता है कि गद्य या पद्य के लिए एक सुंदर रूप से आगे ले जाने के लिए, उसको श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए, सुंदरता देने के लिए यूज किया जाता है। एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन क्या होता है? एक्सपोजिशन किसे कहते हैं? बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी सच एज सेटिंग, कैरेक्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। आप समझ गए होंगे कि किसी स्टोरी का, किसी कहानी का, या किसी प्रकार का ड्रामा भी कह सकते हैं, उसकी शुरुआत में जो पृष्ठभूमि होती है उसकी जानकारी देना, जैसे सेटिंग है, पात्र और संघर्ष है, ये सब क्या क्या चीज़ इसमें शॉर्ट में बता देना एक्सपोजिशन कहलाता है। इन अ शॉर्ट स्टोरी द एक्सपोजिशन अपीयर्स इन द ओपनिंग पैराग्राफ। और शॉर्ट स्टोरी में तो शुरू के पैराग्राफ में ही एक्सपोजिशन दिया होता है। इन अ नॉवल, और नॉवल की बात करें, द एक्सपोजिशन यूजुअली पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। और नॉवल में क्या होता है, एक्सपोजिशन जो संक्षिप्त कहानी होती है वो पहले चैप्टर में ही दर्शा दी जाती है। तो आप गाइस समझ गए होंगे कि एक्सपोजिशन क्या होता है। किसी बुक या स्टोरी जो भी हमारी आ रही है उसके बारे में, चरित्र कौन है, कहाँ पर क्या चीज़ है, और क्या क्या उसमें संघर्ष रहेंगे, तो इसके बारे में पहले ही संक्षिप्त में जानकारी दे दी जाती है, बैकग्राउंड बता दी जाती है, वो हमारा एक्सपोजिशन कहलाता है। फेबल क्या होता है गाइस? फेबल, ये फेबल क्या होता है? ए ब्रीफ टेल टोल्ड टू इलस्ट्रेट ए मॉरल। मतलब छोटी सी कहानी होती है जो किसी मॉरल या नैतिक ज्ञान के बारे में बताती है, या उसके बारे में समझाती है। संक्षिप्त कहानी जो नैतिकता दर्शाई गई हो, वो फेबल कहा जाता है। फॉलोइंग एक्शन क्या होता है गाइस? फॉलोइंग एक्शन, इवेंट्स दैट लीड टू ए रिजोल्यूशन आफ्टर द क्लाइमैक्स। फॉलोइंग का मतलब होता है गिरना, गिरती हुई कहानी, मतलब ऐसी घटनाएं जो चरमोत्कर्ष के बाद समाधान की ओर ले जाती हैं। पहले खूब क्लाइमैक्स गया, उत्तर खूब चढ़ा, फिर वो नीचे, मतलब जो है उसके क्या एक्शन है, अंत में एक्शन क्या है, तो फॉलिंग एक्शन मतलब गिरती हुई चीज, या जो क्लाइमैक्स है उसका रेजोल्यूशन देना, वो फॉलिंग एक्शन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड लिया है फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज किसे कहते हैं, या अलंकारिक भाषा भी कह देते हैं इसके लिए। लैंग्वेज एम्प्लॉइंग फिगर्स ऑफ स्पीच, मतलब वह लैंग्वेज जो कि फिगर्स ऑफ स्पीच को प्रकट करने वाली हो, या अलंकारों का उपयोग करने वाली भाषा। लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी टेकन लिटरली और ओनली लिटरली, वह भाषा जो केवल लिटरेरी साहित्यिक क्षेत्र में या केवल शाब्दिक रूप से जिसका मीनिंग न निकले, वो हमारा फिगरेटिव लैंग्वेज कहलाती है। अब आप समझ रहे हैं, जैसे कई बार कुछ चीज़ें हैं जिनके दो अर्थ हो सकते हैं, उसका मीनिंग दूसरा हो। अब जैसे मान लो हिंदी की बात करें, हमने कह दिया नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये भी तो फिगरेटिव लैंग्वेज है।
कि तेरा भाई ऐसा रोल करता है, जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन के रोल की तरह उसके एक्शंस हो सकते हैं। बहुत सी चीज़ों के बारे में वर्णन संक्षिप्त में लाइन बोल दी किसने, तो उसका मीनिंग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो इससे फिगरेटिव लैंग्वेज या फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें यूज होते हैं, खासतौर से वो हमारी फिगरेटिव लैंग्वेज होती है। अगला पॉइंट लिया है गैस, टर्म्स है फ्लैशबैक। फ्लैशबैक किसे कहते हैं? अ सीन और एन इंसिडेंट दैट हैपेंड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ अ स्टोरी और एट एन अर्लियर पॉइंट इन द नैरेटिव। मतलब फ्लैशबैक का मतलब समझिए एक दृश्य होता है या घटना जो कहानी की शुरुआत से पहले या कथा के पहले बिंदु पर घटित हुई हो। फ्लैशबैक मतलब एक सीन है या कोई घटना जो कि शुरुआत की कहानी शुरू से पहले घटित हो चुकी है, उसके बारे में पहले से कुछ पॉइंट या नैरेटिव उसका बता दिया जाता है, वह हमारा फ्लैशबैक कहलाता है। फॉइल, अगला वर्ड है फॉइल। फॉइल किसे कहते हैं? अ करेक्टर हु प्रोवाइड्स अ स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट टू अनदर करेक्टर। फॉइल का मतलब दिया है कि एक करेक्टर जो पात्र होता है जो किसी अन्य पात्र के लिए एक शानदार विपरीत प्रदान करता है, अपोजिशन प्रदान करता है उसके लिए, वो फॉइल कहते हैं। अगला पॉइंट दिया फोर शैडोइंग। फोर शैडो मतलब पूर्वाभास से कहते हैं। अ राइटर्स यूज ऑफ हिंट्स और क्लूज टू इंडिकेट इवेंट्स दैट विल ऑकर लेटर इन द नैरेटिव। मतलब फोर शेडिंग का मतलब पूर्वाभास, अर्थात लेखक उन के द्वारा जो संकेतों या सुरागों का उपयोग उन घटनाओं को इंगित करने के लिए किया जाता है जो कथा में बाद में घटित होती हैं। जैसे आप क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मान लें नाउन पढ़ा रहे हैं, तो नाउन पर हम सीधा सीधा जाकर के नाउन टॉपिक नहीं डालेंगे बोर्ड पर, बल्कि बच्चों से कुछ सवाल जवाब करते हैं, उनका फोर शेडोइंग करते हैं कि जिससे बच्चे आसानी से समझ जाए। मान लो पेन दिखा दिया आपने, कहिए क्या है बेटा? पेन। हम किससे लिखते हैं? पेन से लिखते हैं। अच्छा अच्छा, हम किस पे बैठते हैं? मेज पे, कुर्सी पे, मेज पे बैठकर लिखते हैं। कुर्सी पे बैठकर मेज पे कोई हमने किताब लगी रखते हैं, या समय देखने के लिए क्या करते हैं हम? घड़ी का। तो हमने तीन चार चीज़ें, चेयर है, टेबल है, पेन है, ये हमें उनके लिए फोर शेडोइंग कर दिया, अर्थात देखकर हमने इंडिकेट कर दिया, हिंट कर दिया कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। सबको क्या कहते हैं बेटा? नाउन कहते हैं। हम नाउन चैप्टर ड्रा कर देंगे। तो उसी तरह से हमारा फोर शेडिंग, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही।